नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी में धीरे धीरे सर्दी का सितम लगातार अब कम होता जा रहा है और ऐसे में राम मंदिर के दर्शन का समय भी बदल गया है। रामलला के दर्शन और आरती का समय में बदलाव किया गया है। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर में दर्शन को लेकर समय बदला गया है। शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने के साथ ही रामलला के दर्शन की अवधि आज बढ़ा दी गई है और श्रद्धालुओं को सुबह 7 बजे से ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा और इसके पूर्व मंगला आरती 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी। और इससे पहले मंदिर परिसर में 6:30 बजे से सभी श्रद्धालुओं के लिए पट खोले जाते थे। राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब दर्शन अवधि में 1 घंटा कम हो गया है और सुबह 7 बजे से दर्शन प्रारंभ होगा और देर रात्रि 9:30 बजे तक चलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शीत ऋतु प्रारंभ होने के साथ दर्शन व्यवस्था में बदलाव कर दिए हैं और इसके बाद से दर्शन प्रारंभ होकर रात्रि 9:30 बजे तक चलेंगे और इसके लिए बिरला धर्मशाला के सामने स्थित गेट पर 8:30 बजे प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे। तो वहीं 9 बजे राम मंदिर की सुरक्षा क्रॉसिंग D1 से श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया जाएगा और इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूदा श्रद्धालुओं को 9:30 बजे तक दर्शन कराए जाने के बाद बाहर कर दिया जाएगा और आज 9:30 बजे तक ये यहाँ पर आरती होगी। बता दें कि रामलला के दर्शन को लेकर समय श्रेणी लागू कर दी गई है और आज से नया समय श्रेणी लागू कर दी गई है। ट्रस्ट ने नया समय श्रेणी जारी किया है। नोएडा के यमुना घाट पर छठ पूजा को लेकर महिलाओं ने सरकार की जमकर तारीफ की है। 25 तारीख से शुरू होने वाला ये आस्था का महापर्व अब केवल बिहार और पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश और विदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के यमुना किनारे लाखों श्रद्धालु इस पावन पर्व को मनाने पहुंचे हैं और इस बार कालिंदी कुंज यमुना घाट पर छठ पूजा का आयोजन होगा। यहीं पर स्नान करने आई महिलाओं ने बताया कि छठ पूजा उनकी आस्था का प्रतीक है और इस बार यमुना घाट काफी साफ सुथरा और स्वच्छ है। और इसी दौरान छठ समिति के अध्यक्ष ने यमुना नदी से पानी लेकर उसका स्वाद लिया और कहा कि अब पानी निर्मल हो गया है। मैं सरकार का इस सुधार के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। का साफ सफाई सही है पानी में और 2 साल से बंद था तो दिक्कत हो रही थी। इस साल सही है, आप लोग सही करवाओगे तो हम लोग फिर। कब से पूजा स्टार्ट हुई? ये शनिवार से पूजा स्टार्ट है, 25 तारीख से। अच्छा, नहाए खाए क्या? शनिवार को है। अच्छा। हाँ, शनिवार को नहाए खाए है और इतवार को पहली अर्घ है शाम वाली और सोमवार को निस्तार है। साफ सुथरा है, सही है। अच्छा, पिछले साल से सही है। अच्छा, और कौन सा पर्व आप यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं? मतलब नहाने के लिए आए हैं, छठ पूजा शुरू है। अच्छा, इसीलिए नहा करके तब पूजा शुरू होगा परसों से। 25 तारीख से। अच्छा, घाट साफ सुथरा है? हाँ, घाट साफ सुथरा है, पानी भी साफ है। अच्छा, पूजा सेलिब्रेट करने आए हैं और घाट की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है पहले से। पहले क्या होता था? पहले काली मिट्टी और फेना बबल्स से बहुत सारे थे, अब तो कम है। अच्छा, हाँ। तो पूरी फैमिली के साथ आए आप? हाँ, पूरी फैमिली है। ठीक। जो करते हैं ना सब। नोएडा में छठ महापूजन को लेकर पूर्वांचल के लोगों में खुशी की लहर तो है ही, लेकिन यमुना नदी के कालिंदी कुंज पर घाट नहीं बनाने और गंदगी के अंबार ने चिंता बढ़ा दी है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस घाट पर छठ पूजा के लिए आते हैं, लेकिन इस बार साफ सफाई का अभाव देखा जा रहा है। छठ पूजा समिति के लोगों ने नोएडा प्राधिकरण से घाट बनाने और यमुना किनारे साफ सफाई कराने की मांग की है। सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह से भी समिति ने इस पर गुहार लगाई है और 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ शुरू होकर ये पर्व 28 अक्टूबर को संपन्न होगा। और इस पर सवाल किए जा रहे हैं और बता दें आपको कि सवाल है कि ऐसी गंदगी के बीच आखिर पूजा कैसे संपन्न होगी। देखिए, व्यवस्था क्या रहेगा? व्यवस्था तो हम लगभग 1.5 महीना से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन हमें सफाई और पानी का जो व्यवस्था होना चाहिए वो अभी तक अथॉरिटी ना कर पा रही है। अन्य डीएम मैडम को मैंने एप्लीकेशन दे रखा हूं। हमारे यहाँ लोकल सांसद हैं जो हमारे महेश शर्मा जी, उनसे भी मिल चुका हूँ, पंकज सिंह से भी मिल चुका हूँ, सबसे मैंने परमिशन लेटर दे चुका। अभी तक 10% या 5% भी काम जमुना में नहीं हुआ है।
मेरा नाम अरुण केसरी है और मैं छठ पूजा सेवा समिति का सदस्य हूँ। हम लगभग 20 साल से यहाँ पे छठ पूजा 21 साल से कर रहे हैं। ये हमारा 21वां छठ पूजा है। हम हर साल आते हैं यहाँ पे, तैयारी हमें खुद करना पड़ता है, लेकिन प्राधिकरण से हमें सपोर्ट मिलती है। लेकिन इस बार जो हमें सपोर्ट मिल रही है बिल्कुल ना के बराबर मिल रही है। इस घाट पे इतनी गंदगी है, जहाँ पे परवेतिन पूजा करेंगे सूप रख के, प्रसाद रख के, वहाँ इतनी गंदगी को करेंगे तो करेंगे कैसे। हम लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है डीएम को, सारी जगह को। इस बार इतने वो, और एक तरफ आप देख सकते हैं उधर रेखा जो सीएम है दिल्ली का, वो खुद जायजा लेकर तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। मुझे पता है योगी जी यहाँ तक नहीं आ सकते, लेकिन मैं योगी जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं जिस तरह महाकुंभ की तैयारी करते हैं, आप यमुना की भी ये तैयारी का आप अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं, ताकि हमें ये व्यवस्था जो दिख रही है इतनी गंदगी, पूरे रास्ते में कंकड़ी, जो परवेतिन आएंगे वो लेटते हुए आएंगे, उसे दंडवट लगेंगे, कांच फेंके हुए हैं, अगर सीने में किसी लग जाए तो वो दंडवट करते हुए आएंगे। तो इसकी प्रॉब्लम क्या होगी। प्लस जब हमारे परवेतिन पानी में प्रवेश करते हैं, फिर वो बाहर आते हैं घाट से, वो कपड़े चेंज करते हैं। उसके लिए एक प्राधिकरण से या मतलब सरकार की तरफ से मैं चाहता हूँ, जिस तरह कुंभ में टेंट बनाते हैं व्हाइट कलर का, वो टेंट आपको यहाँ पे करीब 50 से 100 यहाँ पे देना चाहिए, ताकि परवेतिन अपना सुरक्षित होकर अपना वो कपड़ा चेंज कर सके। मुजफ्फरनगर में कल्याणपुर में मुस्लिम जन क्रिकेट प्रतियोगिता में एक ही बिरादरी के खिलाड़ियों को लेकर हुए विरोध के चलते पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है। थाने में आयोजकों के 2 गुटों में विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को शांति भंग करने में चालान कर दिया है। मैदान में पहुंची टीम उद्घाटन का इंतजार करती रह गई। प्रतियोगिता के प्रचार पोस्ट में केवल मुस्लिम जाट बिरादरी के खिलाड़ियों के खेले जाने की शर्त लिखी हुई थी। आयोजकों के द्वारा गुट ने इस प्रतियोगिता में अन्य बिरादरी के खिलाड़ियों के खेले जाने की बात रखी और दूसरे गुट ने आयोजक की अनुमति के लिए एसडीएम का प्रार्थना पत्र दिया था। विरोध को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए थाने बुलाया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में केवल मुस्लिम जाट बिरादरी के खिलाड़ियों के ही खेले जाने की शर्त रखी गई, जबकि दूसरे गुट के नादिम ने प्रतियोगिता में अन्य सभी जातियों के खिलाड़ियों को हिस्सा लेने की बात कही और इसी बात को लेकर दोनों गुटों के बीच कहासुनी के बाद विवाद होने लगा। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने शोएब हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। छपरा थाना पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक बाइक, 2 मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी शोएब को देहरादून छोड़ने के बहाने साथ ले गए थे, लेकिन रास्ते में ही शोएब की हत्या कर दी थी और इसके बाद से हत्या सहारनपुर में की गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए कार को शामली में जला दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे दुबई के सोने का लालच था और दोस्तों ने ही शोएब की संपत्ति हथियाने के लिए ये खौफनाक साजिश रची थी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार में खुड्डा गांव जो है, वहां से एक शोएब नाम का युवक गायब हुआ था। उसके परिवारीजन द्वारा उसकी थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जब पुलिस ने इस गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत इसमें इस जो गुमशुदा व्यक्ति है इसको ढूंढने का प्रयास किया, तो उसके 2-3 दिन बाद जो है पुलिस को शामली से सूचना प्राप्त हुई कि जो गायब व्यक्ति है इसकी गाड़ी वहां जली हुई अवस्था में मिली है। इसके उपरांत पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को ढूंढने के और भरसक प्रयास किए गए। दिनांक 17 तारीख की शाम को या देर रात्रि को जो है वो जनपद सहारनपुर से थाना छपार को सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव उनके थाना क्षेत्र बिहारीगढ़ में मिला है। संभावना हो सकती है कि जो व्यक्ति जिसकी आप तलाश कर रहे हो इससे है, तो इसके आधार पर उनके परिजनों को साथ लेकर थाना छपार पुलिस द्वारा उसकी तस्दीक करवाई गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में सूदखोर की प्रताड़ना से परेशान होकर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और अब आरोप है कि मृतक युवक ने सूदखोर से 50,000 रुपये उधार लिए थे, जिसके 70,000 रुपये वहां लौटा चुका था। इसके बावजूद भी सूदखोर उस पर 1 लाख रुपए और देने का दबाव बना रहा था। मृतक ने आवास विकास कॉलोनी निवासी से 50,000 रुपये सूद पर लिए थे और मृतक के पिता आजिम ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने सूदखोर को 70,000 रुपये लौटा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर 1 लाख रुपए और देने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी से परेशान होकर युवक ने ये बड़ा कदम उठाया और इस मामले में पुलिस ने मृतक युवक के पिता की लिखित शिकायत पर सूदखोर और उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र खतौली के मोहल्ला इस्लाम नगर निवासी अजीम ने
थाना खतौली पुलिस को एक लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि उसके पुत्र मुबस्सिर को खतौली के ही 3 युवकों द्वारा ब्याज के पैसे को लेकर मानसिक रूप से परेशान किया गया, बेइज्जत किया गया और ये इस मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर इसने घर में ही सल्फास खाया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, जिसकी वहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा जो वादी अजीम है, इनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है धारा 108 BNS के तहत। और इसके अलावा पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना करते हुए इसमें निरीक्षण घटनास्थल किया गया तथा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सभी तथ्यों की गहनता से जांच करते हुए अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना क्षेत्र खतौली के मोहल्ला इस्लाम नगर निवासी नोएडा में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में मकान मालिक ने किराएदार पति पत्नी से मारपीट कर दी और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस मामले में कोतवाली सेक्टर 24 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी फरार हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो सेक्टर 22 स्थित चौड़ा रघुनाथपुर का बताया जा रहा है और इसमें मकान मालिक दबंगई दिखाते हुए किराएदार और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। कोतवाली सेक्टर 24 के प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि सीढ़ी पर कूड़ा डालने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है और इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मकान मालिक का नाम है हरिओम प्रजापति और मैं चौड़ा गांव में रहता हूं, चौड़ा रघुनाथपुर सेक्टर 22। और जो हरिओम प्रजापति हैं उनके छोटे भाई हैं पुनीत प्रजापति और उनके चाचा का एक लड़का है सोनू प्रजापति। और उसके बाद में उनकी मम्मी, इन चारों ने मिल के हम लोगों से मारपीट की। बात जबकि कुछ नहीं था, नीचे हमारे जो नीचे एक किराएदार रहती हैं उन्होंने क्या किया था कि कूड़े वहाँ नीचे का बाहर के और जीने पे जमा कर दिया था। और उसके बाद मकान मालिक को उसने कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद मकान मालिक आया। मकान मालिक किसी से नहीं पूछा कि हाँ क्या है, किसने रखा है, किसने रखा नहीं रखा, ये सब नहीं पूछा किसी से। मेरी वाइफ के पास आया और मेरे भाई की जो मेरी छोटी बहू है मेरे भाई की, उससे पूछा और मेरे भाई के बहू को मारने के लिए हाथ उठा रहे थे, लेकिन उसको नहीं मार के मेरी बीवी को हाथ पकड़ के खींची। भैया आप खींचने के बाद मार दीजिए कोई के बतलाइए, तब तक मेरे को हाथ खींच के मेरे भाई को चाका मार दिया। मारने के बाद मैं घर से बाहर निकल के मैं बोला कि भैया क्या हो गया, क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो, क्यों मार दिया आप। तब तक हम लोगों को मारने लगे। उसके बाद में किसी ने उन लोगों में से जाके घर का कैमरा बंद कर दिया। पूरा कैमरा बंद करने के बाद उन्होंने पूरी फैमिली को मारा। उन लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा। नोएडा के सेक्टर 63 थाना इलाके में त्यौहार के दौरान आबकारी विभाग ने अवैध शराब माफियों पर बड़ा हमला किया है। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने सेक्टर 63 स्थित एक शराब की दुकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई है, जिस पर फर्जी QR कोड लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक इन फर्जी QR कोड के जरिए महंगी शराब को सस्ते दामों में बेचकर राज्य सरकार और जनता के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा रहा था। छापेमारी में शराब दुकान पर काम कर रहे 2 सेल्समैन को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। विभाग उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रहा है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी गई है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर जहानाबाद थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हरिद्वार सितारगंज पीलीभीत नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद से ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया है। मृतक अपने खेत पर जाने के लिए घर से निकला था और हरिद्वार पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है और अज्ञात ट्रक ने उसके वाहन को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में जहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में ले लिया। तो वहीं अब फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। मेरे पड़ोसी अमित कुमार जी, वो अपने खेत पर जा रहे थे डल्लम लेके चारा के लिए, गन्ना छीलने के लिए, तो अमर राष्ट्र के सामने ट्रक ने एक टक्कर मार के उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो ये ट्रक पकड़ा गया? भी नहीं पकड़ा? नहीं, ट्रक नहीं पकड़ा गया। तो कहाँ के रहने वाले अमित हैं? बरातपूर की शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। उनकी एक बेटी है और वो गर्भ से भी है। क्या भाई हैं ये? अकेले है, इकलौते हैं? अकेले हैं।
क्या बजे घटना है ये घटना है 4:30-5 के बीच की। मौके पर पुलिस आई है? मौके पर पुलिस आ गई। मेरा पड़ोसी अमित कुमार जी। खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां पर छोटी सी घटना ने पूरे शहर की आत्मा को छू लिया है। सड़क के किनारे भूले बिसरे पड़े एक बेघर मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी को जब दरोगा रोहित कुमार साहू ने बाल कटवाने के लिए नहलाया, नए कपड़े पहनाए और उसके हाथों में खाना रखा तो लगा जैसे कानून नहीं, खुद इंसानियत झुककर उसे गले लगा रही हो। दरोगा के पूछने पर युवक ने बताया कि वो रानीखेत का रहने वाला है, 1 साल से डेमिनगढ़ में भीख मांग रहा था और इंटरनेट मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रमेश अक्सर किसी मुखानी नाम की महिला का जिक्र करता था, जो शायद उसकी पत्नी हो। कभी कभी वो बंटी नाम से भी पुकारा जाता था और इसके साथ ही आमतौर पर राहगीर जब गुजरते थे तो वो किसी न किसी को वहां पर ठहरने के लिए बोल देता था। इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि तिवारीपुर थाने में तैनात दरोगा की हर कोई अब जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। बिजनौर से है, जहां पर विद्युत पोल से कटाव करने के बाद से दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और मारपीट में लाठी डंडे और पथराव भी किए गए हैं और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये घटना थाना कोतवाली शहर की बताई जा रही है, जहां पर मारपीट देखने को मिल रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और मारपीट में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुजफ्फरनगर क्षेत्र के किशनपुर गांव में एक राशन डीलर बाल्टी से कम वजन तोलते हुए पकड़ा गया। ग्रामीणों ने डीलर की बेईमानी को छिपाकर वीडियो में कैद कर लिया है। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन ने जांच भी शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। राशन डीलर गरीबों का हक मार रहा था और इसके साथ ही राशन डीलर गरीबों के हक पर खुलकर डाका डाल रहा था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो इन दिनों काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों ने डीलर की वीडियो बनाई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वीडियो वायरल होने के बाद से प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल भी अब शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने सुसाइड से पहले अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और इस वीडियो में युवक ने आत्महत्या का जिम्मेदार अपनी पत्नी और ससुराल वाले को ठहराया। दरअसल युवक का निकाह तकरीबन 2.5 महीने पहले हुआ था और आरोप है कि शादी के बाद से ही युवक को उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले ससुराल में रहने के लिए दबाव बनाते हुए प्रताड़ित किया करते हैं, जिसके चलते युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन करने से पहले अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इस वीडियो में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों को ठहराया और फिर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया है। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर की सायंकाल को चरथावल थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा चरथावल के रहने वाले आरिफ, जो इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, इनने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। परिजन इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बेकराजपुर ले गए थे। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है और यह भी बताया गया कि उक्त युवक की शादी कुछ माह पूर्व सरवट निवासी महिला से हुई थी, जो नई मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल पंचायतनामा की कार्रवाई करके पीएम कराया जा रहा है एवं समस्त बिंदुओं पर गहनता से जानकारी जुटाकर जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 21 घटना है कि 2 महीने पहले इस लड़के की शादी हुई थी गांव सरवट मुजफ्फरनगर जिले में। तो जब से ये लड़का परेशान था, इससे पीड़ित कर रहे थे, मैं लोग तनाव में रहता था। इसने कई बार घर को बता के मेरे साथ मेरे ससुराल वाले जो मुझे बहुत परेशान कर रहे। किस बात को लेकर परेशान कर रहे? मेरी बीवी परेशान कर रही। कभी वो पैसा मांगती थी, कभी कहती कहाँ रहता है, कभी कहती आप क्या कमा रहे हैं, आप तो घर को किस में रहते हैं और मैं अपने साथ ले जाऊंगी, घर रखूंगी वहाँ से। तो लड़का परेशान था, उसने 2-4 बार घर को भी बताया कि मैं परेशान हूँ। समझा कि भाई कोई बात नहीं, अगर तू वहाँ रहना चाहता हो तो उसके पिताजी धन होगा, तुम ही रह ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तनाव ज्यादा होने की वजह से कभी कभी उसके ससुराल वाले यहाँ से आकर गाँव में, ये हमारे गाँव में वो परेशान करते थे, इसमें तनाव बना रहे थे। कितने समय पहले शादी हुई थी? शादी करीब 2 महीने कुछ दिन हुए। महोबा के गांव में बिना वर्दी पहने चौकी इंचार्ज प्रशांत दीक्षित और 2 कांस्टेबल
कुलदीप सिंह जुए के लिए छापेमारी करने पहुंचे और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बिना अतिरिक्त फोर्स की मांग किए छापेमारी की, लेकिन ये कार्रवाई विवादित साबित हुई है। छापेमारी के बाद से ग्रामीणों, खास करके महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो गया। महिलाओं ने चौकी इंचार्ज से जुए के फर्ज से जब्त किए गए रुपए छीन लिए और इस दौरान दरोगा से धक्का मुक्की का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस महकमे की किरकिरी भी कर दी है और एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज प्रशांत दीक्षित को निलंबित कर दिया है। साथ ही कांस्टेबल और लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। बता दें कि चरखरी कोतवाली क्षेत्र के गुढ़ा गांव में चल रहे जुए के फड़ पर पुलिस की छापेमारी का उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना था। हालांकि बिना तैयारी और वर्दी के जाकर पुलिसकर्मियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी, राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर